Most welcome in this session. Today we shall discuss the most important topic नेचुरलिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा में प्रकृतिवाद, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएड, एमएड और अदर टीचिंग कोर्सेज। इसके साथ साथ मोस्ट बेनिफिशियल होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि टीचिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका यूजीसी नेट, पीजीटी एजुकेशन, यूपी टेट, सी टेट, और वो एग्ज़ाम्स जहाँ पर फ़िलॉसफी का पोर्शन रहता है, या जहाँ पर वेस्टर्न फ़िलॉसफी रहती है, या जहाँ पर प्रकृतिवाद रहता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रकृतिवाद का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे इसके प्रमुख जो प्रतिपादक हैं, ठीक है, समर्थक कौन है, चीफ एक्सपोनेंट, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, कैरिकुलम कैसा होगा, टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे, डिसिप्लिन, टीचर, स्कूल एंड कंट्रीब्यूशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद की या नेचुरलिज्म की, तो यहाँ पर जो सुप्रीमेसी दी गई है या सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, वो दी गई है नेचर को। नेचर इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट। प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेस्टर्न फिलॉसफी में हमने पढ़ा था आइडियलिज्म, जहाँ पर बात की गई थी आध्यात्मिक संसार की या विचार जगत की, जहाँ पर उसको सुप्रीमेसी दी गई थी कि जो विचार जगत है वो सत्य है। उसके बाद हमने पढ़ा रियलिज्म, जहाँ पर जो दुनिया हमको दिखाई दे रही है वो दुनिया सत्य है। उन्होंने आध्यात्मिक संसार को बिल्कुल नहीं माना। इसी तरह प्रकृतिवादी दर्शन भी एक भौतिकतावादी दर्शन है या पदार्थवादी दर्शन है, जो मैटर या मेटेरियलिज्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेचर इज आल्सो टर्म्ड एज मेटेरियलिज्म। तो यहाँ पर जो प्रकृतिवादी दर्शन है, ये भी हमारा कैसा है, पदार्थवादी दर्शन है या भौतिकतावादी दर्शन है। ठीक है, इसी को मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी भी बोलते हैं। यहाँ मैटर करता है क्या, यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है वो क्या, वो मैटर है एक। ठीक है, मैन शुड इन्वेस्टिगेट द ट्रूथ ऑफ नेचर बाय साइंटिफिक मेथड विद ऑल हिज कैपेसिटीज एंड रिसोर्सफुलनेस। मनुष्य अपनी पूरी क्षमता और साधनशीलता के साथ में वैज्ञानिक पद्धति से सत्य का अन्वेषण करता है। जब हम बात करते हैं सत्य के अन्वेषण की, तो वो वहाँ पर सेंसस के थ्रू, ठीक है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करता है एक नेचुरल इन्वायरमेंट में, जहाँ किसी टाइप की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट रियलिटी है वो नेचर है, जब सर्वोच्च सत्ता प्रकृति की है। डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, किसी प्रकार की, ठीक है, गॉड के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, इसके साथ साथ में जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी बात नहीं करता है। सेंटिमेंट्स को प्लेस नहीं दिया है अपनी एजुकेशन प्लान में, अपनी एजुकेशनल पॉलिसी में। ठीक है, चीज़ों को एज इट देखते हैं, जैसी वो दिखती हैं। ठीक है, कोई फेरबदल नहीं है, जो चीज़ें सामने दिख रही हैं वो वैसी हैं। इनका एक कोटेशन है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर, रिटर्न टू नेचर। ठीक है, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु प्रकृति से आती है और प्रकृति में ही समाप्त हो जाती है या विलीन हो जाती है। इसीलिए हमको प्रकृति का को फॉलो करना है या प्रकृति का अनुसरण करना है, या हमको बैक टू नेचर जाना है वहाँ पर। और जो प्रकृतिवादी दर्शन है हमारा नेचुरलिज्म, इसके जो चैंपियन हैं वो हैं जीन जैक्स रूसो। ठीक है, रूसो और यहाँ पर हार्वर्ड स्पेंसर यहाँ पर मेन है, किसमें, इन नेचुरलिज्म की फिलॉसफी में। ठीक है, इट इम्पेसेस ऑन नेचर इन एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये मानते हैं कि जो प्रकृति है वो शिक्षा की किसी भी प्रकार की समस्या को सॉल्यूशन दे सकती है, उसका समाधान कर सकती है। क्यों, क्योंकि इन्होंने माना है यहाँ पर नेचर एज एवरीथिंग, प्रकृति सब कुछ है, डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द एनी स्पिरिट। इन्होंने किसी प्रकार के आत्मा परमात्मा के कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट किया है। वहाँ पर जो प्योर इंपॉर्टेंस दिया है वो किसको दिया है, वो दिया है मैटर को, पदार्थ को, और दिया है फिजिकल वर्ल्ड या जो हमारा भौतिक संसार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म, रूसो वाज द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ द नेचुरलिज्म। यहाँ पर जो रूसो हैं, जीन जैक्स रूसो, ये प्रमुख प्रतिपादक हैं जिन्होंने जो दर्शन हमको दिया है, कौन सा, प्रकृतिवाद। तो यहाँ पर रूसो कौन है, रूसो यहाँ पर फादर हैं प्रकृतिवादी दर्शन के। ठीक है, और ये आइडियलिज्म, रियलिज्म, ये ओल्डेस्ट हमारे हैं, और ये दर्शन है उनकी तुलना में मॉडर्न टाइप का है। ठीक है,
Naturalism is the ideology of Western philosophy which consider that the ultimate reality is nature. प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वो विचारधारा है, मतलब वेस्टर्न फिलोसफी की वो आइडियोलॉजी है जो मानती है कि अंतिम वास्तविकता प्रकृति है, जो मानती है कि अंतिम सत्ता जो है वो क्या है, वो प्रकृति है, जिसमें मनुष्य एज ए मशीन काम करता है। ब्रह्मांड यूनिवर्स एक मशीन है, ठीक है। नेचुरलिज्म इज डॉक्ट्राइन विच सेपरेट नेचर फ्रॉम गॉड। प्रकृतिवादी एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रकृति और ईश्वर के कॉन्सेप्ट को अलग अलग करता है। क्यों? क्योंकि बिलीव नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं गॉड में। बेसिस ऑफ द वर्ल्ड इज मैटर। ये संसार की जो उत्पत्ति है, संसार जो चल रहा है, ठीक है, उसका जो पूरा जो बेसिस है, जो आधार है, वो पदार्थ है, वो मैटर है। ओके, डज नॉट बिलीव इन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और स्पिरिचुअल, ठीक है। यहाँ पर जो आध्यात्मिक संसार है, उस संसार को कोई फोकस नहीं दिया, कोई फोर्स नहीं दिया। ये बस मानते हैं जो चीज हमको दिख रही है और जो एजिट दिख रही है उसको ये वैसे ही देखते हैं, ठीक है। इसके चैंपियन कौन है? इसके चैंपियन है रूसो। इसके साथ साथ में सपोर्ट किया है हार्वर्ड स्पेंसर ने, और यहाँ पर बैकन का भी रोल है, जिन्होंने साइंस के सब्जेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है रॉस की, ठीक है। नेचुरलिज्म इज लूजली अप्लाइड इन एजुकेशनल थ्योरी टू सिस्टम्स ऑफ ट्रेनिंग that are not dependent on school and books but on the manipulation of the actual life of the educated। J.S. रॉस, ठीक है। प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां स्कूलों और पुस्तकों पर आधारित होने के बजाय विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन को क्रियात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करती है। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रकृतिवादी दर्शन की, तो प्रकृतिवादी दर्शन स्कूल के इम्पोर्टेंस को भी रोकता है। ये बोलता है कि बालक को फ्री छोड़ दो नेचर में, वो नेचर की लैप में सीखेगा, प्रकृति की गोद में। और जो एजुकेशन होगी बुकिश नॉलेज नहीं होगी, किताबों के आधार पर नहीं होगी। बच्चा वहाँ एक्टिविटी करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा, जैसे आप देख रहे हैं बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लर्निंग बाय डूइंग मेथड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अवलोकन करके सीखना। लर्निंग बाय ह्यूरिस्टिक, खोज के द्वारा सीखना। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा सीखना, ठीक है। अगला है हमारा इसी में डेफिनेशन बाय हॉकिंग के द्वारा, ठीक है। Naturalism is the metaphysics which consider nature as the whole reality. It exclude what is supernatural or the other world। यहाँ पर जो प्रकृतिवादी दर्शन है, ठीक है, वो वहाँ पर केवल प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करता है। इस सत्ता से भगवान और जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं इनको बाहर कर देता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो चीफ एक्सपोनेंट हैं या जो चीफ हमारे यहाँ पर मुख्य समर्थक हैं यहाँ पर प्रकृतिवाद के, उनमें पहला नाम है हमारा जीन जैक्स रूसो, जिनको हम फादर ऑफ नेचुरलिज्म भी बोलते हैं। हॉब्स का नाम यहाँ पर आता है, डार्विन का नाम आता है, लेमार्क का नाम आता है, जीबी शॉ का नाम आता है, सैमुअल बटलर की बात करते हैं, मॉन्टेसरी की बात करते हैं, नन की बात करते हैं, इसके साथ में जॉनसन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जीन जैक्स हो जाते हैं जो कि सबसे चीफ या चैंपियन है किसके? नेचुरलिज्म फिलोसफी की। और यहाँ पर हम बात करते हैं अरस्तु भी यहाँ पर सपोर्ट करते हैं किसको? प्रकृतिवादी दर्शन को। लेकिन जब कहीं पर अरस्तु के बारे में पूछा जाएगा तो अरस्तु वाज द फादर ऑफ रियलिज्म फिलोसफी, जो कि यथार्थवादी दर्शन के जनक हैं, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट प्रकृतिवादी दर्शन को भी करते हैं। फ्रांसिस बेकन की भी यहाँ पर बात होगी, जिन्होंने रियलिज्म को भी सपोर्ट किया और यहाँ पर भी इनका नाम है। इसके साथ साथ में हार्वर्ड स्पेंसर की हम बात करते हैं, ठीक है, डेमोक्रिटस की बात करते हैं, और इंडियन फिलोसफर में रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नेचुरलिज्म प्रकृतिवादी विचारधारा का समर्थन किया है, और इनका जो शांति निकेतन है वो इसी का, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला नाम है अगस्ट कॉम्टे का, और चार्ल्स डार्विन की हम बात यहाँ पर करते हैं, जो प्रमुख प्रतिपादक हैं, ठीक है, अग्रणी हैं, जिन्होंने प्रकृतिवादी विचारधारा को सपोर्ट किया है और आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में आदर्शवाद, सॉरी शिक्षा में प्रकृतिवाद, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा में प्रकृतिवाद। तो यहाँ पर
In the field of education, naturalism means development of child according to his inherent nature. यहाँ पर प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक का विकास प्रकृति की गोद में अर्थात नेचर के लैप में किसी प्रकार की बाउंड्रीज नहीं होंगी, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा, टीचर की रोक टोक नहीं होगी। बच्चा फ्री इन्वायरमेंट में अपनी मर्जी से वहाँ पर सीखेगा, जो उसको गुण उनके माता पिता से मिले हैं, आनुवांशिकता के आधार पर मिले हैं, वो वहाँ पर लर्निंग बाय डिस्कवर, ठीक है, लर्निंग बाय ह्यूरिस्टिक, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डूइंग, इस तरह के मेथड्स को फॉलो करेगा। और जो यहाँ पर फ्रांसिस बेकन और हॉब्स हैं, ठीक है, इनका रोल है, ठीक है, जिन्होंने एजुकेशन में फिलॉसफी को एजुकेशनल फिलॉसफी में नेचुरलिज्म को लेके आए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म, एक्सटर्नल लॉस the external laws of the nature should cooperate with the internal nature of the child for his full natural development। यहाँ पर बात हो रही प्रकृतिवाद, ठीक है, जो प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधारा है, उसमें जो एक्सटर्नल लॉस होते हैं, जो बाहरी नियम होते हैं किसके, नेचर के, वो बच्चे को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। इसके साथ उसके इंटरनल नेचर, जो बच्चे का या व्यक्ति का आंतरिक व्यवहार होता है, जो आंतरिक प्रकृति होती है, उसका फुल डेवलपमेंट करते हैं नेचुरल वे में, ठीक है, नेचुरल वे में उनका फुल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। बात करते हैं यहाँ पर जो प्रकृतिवादी विचारधारा है, ये कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने पार्ट में ये बटी हुई है हमारी, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्रकृतिवादी विचारधारा की, पहला फिजिकल भौतिकवादी, ठीक है, दूसरा हमारा मैकेनिकल यंत्रवादी, तीसरा हमारा यहाँ पर बात करते हैं बायोलॉजी या बायोलॉजिकल, ठीक है, जैव विज्ञान की। तो जब हम बात करते हैं फिजिकल की, ठीक है, जब हम बात करते हैं भौतिक की, तो यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल वाले में जब हम बात करते हैं तो एक्सप्लेन करता है ह्यूमन एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस को, किसके बेस पर, मटेरियल को लेके जो एक्टिविटीज होती हैं, जो कि नेचुरल लॉस दिए गए हैं, जो प्रकृति के अध्ययन है, जो प्रकृति के नियम है, उनके अनुसार होती है। यहाँ पर मान के चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल, जो ब्रह्मांड है, जो नेचर है, वो क्रिएट कैसे हुआ, वो क्रिएट हुआ है यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉस में, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये मान के चलते हैं जो हमारा यूनिवर्स है, जो ये नेचर है, ठीक है, इसमें डेमोक्रिटस, ठीक है, एरिकोरस की बात हम यहाँ पर करते हैं। जो बात क्या करते हैं कि एक पहला हमारा जो भौतिक प्रकृतिवाद है, ठीक है, भौतिक प्रकृतिवाद जो होता है वो एक्सटर्नल मटेरियल और फिनोमिना, ठीक है, उनके थ्रू एक पूरी प्रकृति या पूरा नेचर गवर्न होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं फिजिक्स को, यहाँ पर इम्पोर्टेंस देते हैं केमिस्ट्री को, ठीक है। और यहाँ पे नाम किसके आएंगे, यहाँ पर नाम आएंगे, सबसे पहले जब हम नाम की बात करेंगे यहाँ पे डेमोक्रिटस और एपिकोरस। आगे है हमारा यहाँ पर मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर का, ठीक, किसका, हर्बर्ट स्पेंसर का, ठीक है। जब हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की, तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने मनुष्य को एज ह्यूमन को क्या माना, एक मशीन माना है, या पूरे ब्रह्मांड को एक मशीन माना, ह्यूज मशीन, और जो मनुष्य को वहाँ पे माना है कि एक छोटी मशीन, एज ए पार्ट भी वहाँ पर माना है कि ब्रह्मांड अगर पार्ट है मशीन का, तो मनुष्य उसका एक छोटा सा कंपोनेंट है, पुर्जा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल का, जैव वैज्ञानिक की, ठीक है। यहाँ पर हम नाम लेते हैं किसका, यहाँ पर नाम लेते हैं चार्ल्स का, डार्विन का, और नाम लेते हैं यहाँ लेमार्क का। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, फिटेस्ट टू द सर्वाइव, यहाँ पर उन्होंने बताया जो सबसे ज़्यादा फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा वहाँ पे। तो इन्होंने भी इस थ्योरी को 3 पार्ट में बांटा था। पहला, एडेप्ट इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, किसी नई कंडीशन में कैसे अपने आप को समायोजित करना है, ठीक है। दूसरे में स्ट्रगल टू लाइफ, किस तरह से जीवन के लिए संघर्ष करना है। तीसरा हमारा यहाँ पर होता है क्या, सर्वाइव, किस तरह से अपने अस्तित्व को बचाया है नेचर में। तो यहाँ पे लेमार्क और डार्विन की हम बात कर लेंगे। और यहाँ पर क्या माना जाता है, मैकेनिकल में माना जाता है मशीन, जो मनुष्य है वो क्या है, एक मैन एज ए सुप्रीम एलिमेंट या सुप्रीम मशीन, ठीक है। और जो ये जो वैज्ञानिक वाले होते हैं, ये क्या मानते हैं, मनुष्य एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है या सुप्रीम एनिमल है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की, कौन कौन से सिद्धांत हैं
ये कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। द यूनिवर्स इज ए ह्यूज मशीन, ये ब्रह्मांड इस सृष्टि क्या है, एक बहुत बड़ी मशीन है। मैन इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस मशीन, मनुष्य उस मशीन का एक पार्ट है, एक पुर्जा है, एक कंपोनेंट है। इसके साथ साथ में मनुष्य स्वतः एक मशीन है। मतलब हम मान के चलते हैं कि ये यूनिवर्स एक बहुत बड़ी मशीन है और मनुष्य एक छोटी मशीन है, और मनुष्य अपने आप में कंप्लीट है। और इस नेचर का सबसे सुप्रीम प्रोडक्ट कौन है, मैन है, यहाँ पर मनुष्य है। अगला, बिलीफ इन नेचर, प्रकृतिवादी नेचर में, प्रकृति में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। एवरीथिंग इज नेचर, सब कुछ नेचर है, और नेचर इज एवरीथिंग, और प्रकृति ही सब कुछ है। मैन इज द सुप्रीम प्रोडक्ट, मनुष्य इस प्रकृति का, ठीक है, इस प्राकृतिक वातावरण का एक सर्वोच्च प्राणी है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मनुष्य को यहाँ पर माना जाता है सबसे ज़्यादा सुप्रीम या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल की भी संज्ञा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट लाइफ इज रियल लाइफ, ये बात करते हैं वर्तमान जिंदगी पर, इन फ्यूचर की बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्या होगा फ्यूचर में नहीं होगा। प्रेजेंट लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। नो फेथ इन गॉड एंड सोल, या आत्मा, परमात्मा, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, सेंटिमेंटल एलिमेंट्स के ऊपर कोई स्थान नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते हैं, हम उनको फील नहीं कर सकते हैं, तो हम उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। बिलीव्स इन मेटल, ये पदार्थ के ऊपर फोकस करते हैं, पदार्थ के ऊपर बल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवादी दर्शन की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला तो हमारा यहाँ पर क्या है, बैक टू नेचर, यहाँ पर नेचर में रिटर्न होना है हमको। ठीक है, नेचर की तरफ जाना है वापस। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया था, एक कोटेशन है, ऑल द थिंग्स आर गुड, सभी वस्तुएं अच्छी होती हैं, एज दे कम फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ऑथर, जो कि प्रकृति के द्वारा प्रदान की जाती हैं। ठीक है, एवरीवेयर डिजेनरेट इन द हैंड्स ऑफ नेचर, और जैसे मनुष्य के हाथों में आती हैं वो चीज़ें दूषित हो जाती हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि बैक टू नेचर, नेचर में रिटर्न होना है या प्रकृति का अनुसरण करना है। नेक्स्ट है हमारा अपोजिशन ऑफ द बुकिश नॉलेज, यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। ठीक, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध इसलिए करते हैं कि बच्चे वहाँ पे चीज़ों को रटते हैं, समझते नहीं हैं। ये बच्चे को लाइव एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज देना चाहते हैं, ये बच्चे को रियल एक्टिविटी के थ्रू नॉलेज देना चाहते हैं, ये बच्चे को इंद्रियों के द्वारा नॉलेज देना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परमानेंट रहेगी, और बच्चा खुद से करके सीखेगा। अगर बच्चा खुद से करके सीखेगा तो चीज़ों को सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, ठीक, उसको नेचर के लैब में वहाँ पर छोड़ दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म। तो वो अपने पापा को देखता है वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक कुम्हार का बच्चा है, पॉट मेकर, ठीक है, तो पापा उसके वहाँ पे एक पॉट बना रहा है, बच्चा वहाँ पर देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, उसके बाद में पिताजी उसके नहीं होते तो वो बच्चा वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करता है, और वहाँ पे टूटा फूटा या डिफॉर्म बना देता है कोई फिगर। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे एक्सपीरियंस के थ्रू, अनुभव के द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करने के बाद वो प्रॉपर वे में उस घड़े को शेप देना सीख जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया, उसने वहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग किया, उसने लर्निंग बाय एक्सपीरियंस किया, और वो वहाँ पे चीज़ों को सीख गया। ठीक है, आगे बात करते प्रोग्रेसिव, इसका जो नेचर है वो प्रगतिशील है। ठीक है, एक जगह पे फोकस नहीं है, रिजिड नहीं है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव क्या है, यहाँ पर बच्चे को क्या है, प्रॉपर वे में छूट दी जाती है, बच्चे को प्रॉपर वे में फ्री छोड़ा जाता है कि वो जो पढ़ना चाहेगा वो वहाँ पर पढ़ेगा। साइंटिफिक सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, लिटरेचर को भी सेकेंडरी प्लेस दिया गया है। ठीक है, नेगेटिव एजुकेशन की यहाँ पर बात की जाती है। नेगेटिव एजुकेशन में क्या होता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चा नेगेटिव एजुकेशन में गलतियाँ करने के बाद में सीधे सीधे प्रॉपर वे में वो अच्छे से सीखने लगता है वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द जीएस रॉस, एक और रॉस है, ठीक, मनोवैज्ञानिक, उनका कथन वहाँ पे क्या है, रॉस ने वहाँ पर कहा है नकारात्मक शिक्षा के बारे में। क्या कहा है, नकारात्मक शिक्षा का अर्थ आलस्य से दूर करना, बच्चे को लेजी ना बनाना। इसके साथ साथ में ये सद्गुण नहीं देता है, ये आपके अंदर बच्चे को डेवलप नहीं करेगा। इसके साथ साथ में जो विपरीत गुण होंगे, जिन गुणों को हमको गेन नहीं करना, उनसे दूर करेगा। इस सत्य को स्थापित नहीं करता, मतलब ये ट्रुथ या जो रियलिटी होती है उसको स्टेब्लिश नहीं करता, बल्कि ये
गलती करने से बचाता है, वहाँ पे एरर नहीं करने देता है। ये बच्चे को उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, उस पाथ को देता फ्रेम करता है, जहाँ चलने पर बच्चा सच्चाई की ओर जाएगा और अच्छाई की ओर जाएगा। ठीक है? इसके बाद में क्या, जब वो बच्चा चीज़ों को पहचानने लगेगा सही तरीके से, तो उसमें और ज़्यादा नॉलेज फ्रेम होगी, और ज़्यादा नॉलेज डेवलप होगी। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल पोजीशन ऑफ द चाइल्ड। प्राथमिक स्थान यहाँ पर दिया गया है किसको? बालक को। यहाँ पर जो लर्नर होगा, जो अधिगम करता होगा, वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है? गॉड मेक्स ऑल थिंग गुड। ठीक है? गॉड मेक ऑल थिंग्स गुड, मैन मेडल्स विद देम एंड बिकम एबल। मनुष्य, जो प्रकृति है, वो प्रत्येक वस्तु को बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन वो जब किसी मनुष्य के हाथ में जाते हैं तो दूषित हो जाते हैं। इसलिए बताना चाह रहा है यहाँ पर, बच्चे को फ्री छोड़ दो, क्योंकि स्कूल भी एक सोसाइटी का पार्ट है, टीचर भी सोसाइटी का पार्ट है। तो एक जो प्रॉपर वे में एक रिजिड जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा है, वो किस स्कूल सिस्टम, उसमें बच्चा फ्रीडम पाएगा नहीं, तो चीज़ों को सीखेगा नहीं अकॉर्डिंग टू द प्रकृतिवादी हूँ। ठीक है? या नेचुरलिस्ट। आगे है हमारा एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। यहाँ पर बात की गई इंद्रिय जन्य ज्ञान पर, इंद्रियों के आधार पर बच्चे को जो नॉलेज देनी है। सेंसेस आर द गेट वे ऑफ नॉलेज। जो इंद्रियां हैं वो अधिगम का द्वार हैं, उनके द्वारा हम चीज़ों को सीख सकते हैं। फॉर इफेक्टिव लर्निंग सेंसरी एक्सपीरियंस शुड बी प्रोवाइडेड। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली अधिगम के लिए, ठीक है, वहाँ पर बच्चे को इंद्रिय जन्य अनुभव को प्रदान किया जाए। Education should prepare the way of reason by proper exercise of the sense। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर प्रॉपर वे में सेंसेस को इन्वॉल्व किया जाए, उसको अधिगम के लिए एक्सपीरियंस दिए जाएं। तो ये क्या है, ये हमारी यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधारा की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की, कि एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या होंगे प्रकृतिवादियों के अनुसार। ठीक है? तो यहाँ पर जो एम्स और ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहला तो हमारा यहाँ पर क्या है कि मनुष्य को परफेक्ट बनाना, परफेक्ट ह्यूमन मशीन बनाना। यहाँ पर जो मनुष्य होगा, जो, ठीक है, उसको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे डेवलप करना है उसको एज कंपोनेंट, एज मशीन। यहाँ पर मनुष्य को इतना स्ट्रांग बना दिया जाएगा कि वो कहीं पर भी किसी भी इन्वायरमेंट में फिट हो जाएगा, अपनी आवश्यकताओं, अपनी नीड को प्रॉपर वे में कर पाएगा, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। परफेक्शन को गेन कराना, उसको पूर्ण बनाना। ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। उसको इतना डेवलप कर देना कि वो वर्तमान जीवन में भी खुश रहे और इन फ्यूचर लाइफ में भी खुशी को प्राप्त करे। ठीक है? प्रिपरेशन फॉर स्ट्रगल ऑफ लाइफ। उसको इस तरह से तैयार करना कि वो आगे की ज़िंदगी में इस तरह से संघर्षशील ज़िंदगी बनाना कि वो किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम में जाएगा तो स्ट्रगल करके ऊपर निकल के आएगा, ना कि उन प्रॉब्लम्स में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना स्ट्रांग बनाया कि वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स में स्ट्रगल करके बाहर आएगा। ठीक है? अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। किसी प्रकार की जो हमारा वातावरण होगा, किसी भी प्रकार का हमारा पर्यावरण होगा, उसमें वो अपने आप को अडॉप्ट करेगा, समायोजित करने में सक्षम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचर की लैब में पड़ा है, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन उसको नहीं दिया गया था। ठीक है? नेचुरल डेवलपमेंट, प्राकृतिक विकास की बात करते हैं, कोई फोर्सेस नहीं रहेंगे एक्सटर्नल जो उसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करें। ऑटोनोमस डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कैरिकुलम की, पाठ्यचर्या की। तो यहाँ पर कोई रिजिड कैरिकुलम नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा कैरिकुलम नहीं है कि जो बांध के रखे बच्चे को फ्री छोड़ना है। ठीक है? और इसके साथ साथ में यहाँ पर इम्फेसिस दिया गया है साइंस के ऊपर। आइडियलिस्ट में इम्फेसिस ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज। जो आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा थी वो मानविकी सब्जेक्ट होते उनके ऊपर फोकस किया था, लेकिन प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने यहाँ पर साइंस के सब्जेक्टों के ऊपर फोकस किया है, जिसमें फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, जियोलॉजी बॉटनी की बात करते हैं। ठीक है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को भी, कि जितना ज्ञान देना जितने से उनका काम चल जाए। ठीक है? इसके साथ साथ में यहाँ पर गेम्स को भी किया गया फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, स्पोर्ट को इंक्लूड किया गया फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल। ठीक है? कल्चरल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है, बायोलॉजी को इंक्लूड किया गया है, फिजिक्स, नेचुरल स्टडी, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर सब्जेक्ट्स। इसके बाद में हार्वर्ड स्पेंसर, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिकल कल्चर, केमिस्ट्री,
अर्थमेटिक, होम साइंस और अदर साइंटिफिक सब्जेक्ट को मेन माना है। इसके साथ साथ में भाषा, साहित्य, कला और जो कल्चरल सब्जेक्ट होंगे उनको सब्स्टिट्यूट माना है वहाँ पर देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं टीचिंग मेथड्स की, शिक्षण विधियों की। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चे को फुल ऑफ फ्रीडम देना है, किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चों को बाउंड्रीज में बाउंड नहीं करना है। तो यहाँ पर बात की गई ऑब्जर्वेशन मेथड की, जिसको बोलते हैं अवलोकन द्वारा सीखना। जो हमने बात की थी, पॉट मेकर या कोई भी काम होता है हम उसको देखते हैं और उसके बाद उसका इमिटेट करते हैं, उसको करते जाते हैं। स्टार्टिंग में गलतियां होंगी लेकिन बाद में गलतियां खत्म होती जाएंगी और लर्निंग हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करते हैं यहाँ पर, प्रयोगात्मक विधि। प्लेबे मेथड की हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड की हम बात करते हैं, खोज विधि की। या डाल्टन विधि की बात होती है। ठीक है, मॉन्टेसरी मेथड की बात होती है, जो डॉक्टर मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डिस्कवर, लर्निंग बाय। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया गया है मॉन्टेसरी मेथड का प्रिंसिपल दिया गया। सबसे पहले क्या, रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड, बच्चे को पहचानना, बच्चे की एबिलिटीज को, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानना, रिस्पेक्ट देना। ठीक है, दूसरा क्या, सेंसिटिव पीरियड। यहाँ पर बच्चे की जो सेंस होते हैं, ठीक है, जो सेंसिटिव पीरियड होता है यहाँ पर क्या होते हैं, प्रॉपर वे में स्टेज डिसाइड है वहाँ पर किस टाइम में क्या चीज़ हमको बच्चे को सिखानी है। प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। इंडिपेंडेंस एंड डिस्कवरी, बच्चा डिस्कवर करता है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट रहता है। ये हमारा वहाँ पे साइकिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। नेचर विल पनिश द चाइल्ड इफ ही कंट्रवेंस द लॉस ऑफ नेचर। अगर बालक प्रकृति का, ठीक है, प्रकृति के कार्यों में बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा, तो उसको प्रकृति खुद दंडित कर देगी। ये बात किसकी, ये बात है प्रकृतिवादियों की। ये कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं रहेंगी जो बच्चे को रोकेंगी। नेचर बच्चे को खुद वहां पर दंड कर देगा या पनिशमेंट देगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू या कोई टीचर की तरफ से कोई भी हमको पनिशमेंट की बात यहाँ पर नहीं की गई है। नो बडी शुड इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ नेचर, प्रकृति के मार्ग में कोई व्यवधान नहीं डालेगा। ठीक है, द चाइल्ड शुड बी अलाउड फुल फ्रीडम, बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पर देनी है। ठीक है, द टीचर शुड प्रोवाइड सच एक्सपीरियंस फॉर फ्री एक्टिविटी, यहाँ पर जो टीचर होंगे बच्चे को फ्री एक्टिविटी के लिए करेंगे। और यहाँ फ्री एक्टिविटी या उनको क्रियाकलाप गतिविधि करने के लिए उनको बिल्कुल फ्री इन्वायरमेंट देंगे, अनुभव प्रदान करेंगे। हार्बर्ट स्पेंसर ने यहाँ पर कहा है डिसिप्लिन के बारे में, और हार्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत को, डिसिप्लिन को सुख दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, व्हेन ए चाइल्ड फॉल्स और रन इट्स हेड अगेंस्ट द टेबल, अगर किसी बालक का चलते टाइम या गलती से, ठीक है, टेबल से, मेज से सर टकरा जाता है, इट सफर से पेन, बालक को दर्द महसूस होगा, बालक को पीड़ा महसूस होगी। द रिमेम्बरेंस ऑफ डिस्टेंस टू मेक इट्स मोर केयरफुल, नेक्स्ट टाइम बालक जब कभी भी जाएगा तो उसको वो पीड़ा वहां पर याद आएगी, वो दर्द याद आएगा, तो वो उस घटना को याद करने के बाद में केयरफुल तरीके से चलेगा। ठीक है, एंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ सच एक्सपीरियंस, और इस तरह के एक्सपीरियंस को जब वो रिफ्लेक्ट करेगा माइंड में, तो प्रॉपर वे में डिसिप्लिन हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को प्रॉपर वे में मैनेज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टीचर की। तो जो प्रकृतिवादी दर्शन है वो टीचर सेंटर्ड नहीं है। यहाँ पर टीचर क्या है, टीचर यहाँ पर सेकेंडरी है। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइमरी है बालक है। यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट क्या है, स्टूडेंट या लर्नर। नेचुरलिस्ट डू नॉट लाइक द चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन द क्लास बाय द टीचर। यहाँ पर प्रकृतिवादी मानते हैं कि प्रकृतिवादी नहीं चाहते हैं बालक को विद्यालय में शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाए और उसका जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है, उसकी एबिलिटीज़ को, इन्नेट एबिलिटीज़, जन्म जा शक्तियों को, उसकी क्षमताओं को उस कॉलेज में बर्बाद कर दिया जाए एक कृत्रिम वातावरण में। इन हुज क्लोज कॉन्टेक्ट द चाइल्ड डेवलप्स नॉर्मली, अगर वो टीचर के टच में आएगा तो उसका डेवलपमेंट नॉर्मल वे में होगा, और नेचर में छोड़ दोगे तो प्रॉपर वे में होगा। तो ये प्रकृतिवादी धारा की बात है। अगर बच्चे को पूरा फ्री छोड़ दिया जाएगा तो बच्चा को कुछ ना कुछ तो वहाँ पे सपोर्ट और गाइड की जरूरत होती है, तो टीचर का रोल रहता है। लेकिन प्रकृतिवादियों के अनुसार क्या, टीचर पर्दे के पीछे रहेगा, एक स्टेज सेटर रहेगा, स्टेज सेट करके देगा, ऑब्जर्व करेगा बस। इन एजुकेशन द प्लेस ऑफ चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट सेंट्रल देन द टीचर, यहाँ पर शिक्षा की केंद्र बिंदु, शिक्षा प्रक्रिया का जो प्रमुख धुरी है वो है बालक, टीचर सेकेंडरी। बात कर लेते हैं स्कूल की। ठीक है,
नेचुरलिस्ट स्कूल इन्वायरमेंट शुड बी कम्प्लीटली फ्री एंड फ्लेक्सिबल एंड विदाउट एनी रिजिडिटी। यहाँ पर बात होती है प्रकृतिवादी जो विद्यालय होगा वो पूरी तरह से फ्री रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, किसी टाइप का बाउंडेशन नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे इमेज में यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी फिक्स टाइम टेबल, कोई यहाँ पर फिक्स टाइम टेबल नहीं रहेगा। नो फोर्सिंग अबव द रेडीमेड डोज ऑफ नॉलेज, और यहाँ पर कोई जो रेडीमेड डोज हैं मतलब जो क्लासरूम की नॉलेज है वो उनको ट्रांसमिट नहीं की जाएगी, बच्चा नॉलेज खुद जनरेट करेगा। यहाँ पर बात करते हैं टैगोर का विश्व भारती जो है, ठीक है, वो मॉडल है किसका, सच फ्री स्कूल वेयर चिल्ड्रन आर गिवन फ्री फुल फ्रीडम टू प्लान देयर ओन इंटरेस्ट एंड नेचुरल टेंडेंसीज। जो टैगोर का विश्व भारती है, ठीक है, वो इस तरह की स्कूल का एक प्रतिछाया है जहां बालक अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी नैतिक जो नेचुरल टेंडेंसी हैं, जो शक्तियां उनके आधार पर सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन में यहाँ पर क्या होगा, मेरिट डिमेरिट की बात करते हैं। ठीक है, इसी में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मेरिट्स क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यहाँ पर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है, बच्चे को फ्री छोड़ दिया गया है, और यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित शिक्षण विधियों की बात की गई है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशोलॉजी, यहाँ सोसाइटी है जो समाज है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करने की बात की गई है, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस किया गया है। ठीक है, और इस फील्ड में टीचिंग मेथड्स जो हैं उनको इम्पोर्टेंस दी गई है जो कि लर्नर सेंटर्ड हैं, अपोजिशन टू द रिप्रेशन इन द फील्ड ऑफ डिसिप्लिन, और बच्चे को जो रिप्रेशन दिया जाता था, जो पनिशमेंट दिया जाता है, यहाँ पर फ्री कर दिया गया। ठीक है, ऑन डीमेरिट की हम बात करते हैं, वन साइडेड है यहाँ पर कोई एक, ठीक है, वन साइडेड अनसेटिस्फाइंग एम ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर एक एजुकेशन का एम क्या है, बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग एनिमल बनाना है, प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट करना है, बच्चे के अंदर नेचुरल डेवलपमेंट करना है, लेकिन उस बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़ की भी ज़रूरत होगी। सोसाइटी में बच्चा सोसाइटी में रहेगा तो सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होंगे, तौर तरीके होंगे, इम्पेसिस ऑन प्रेजेंट नीड, वर्तमान पे बात करते हैं, फ्यूचर को बात नहीं करते, इग्नोर बुक्स, बुक की बिल्कुल अवहेलना करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी कुछ है, एंटी सोशल बच्चा वहाँ पे रहता है, इंपॉर्टेंस टीचर को नहीं दिया गया, बच्चे को अनलिमिटेड फ्रीडम दे दी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे डीमेरिट यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो चाइल्ड की जब हम बात करते हैं तो चाइल्ड यहाँ पर सर्वोच्च है, सुप्रीम है, और किसी भी प्रकार का यहाँ पर बच्चे को बाउंडेशन नहीं देना है, तो चाइल्ड सेंटर्ड भी है हमारा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगमेटिज्म की।